स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या चीजें डिस्कस की थी। फर्स्ट थ्योरम जो था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमने डिस्कस किया था। क्या था इस थ्योरम का कंक्लूजन? करेक्ट करेक्ट। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। एंड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन हर एक नंबर के लिए क्या होगा? यूनिक होगा। क्लियर ये चीज? फिर उसके बाद हमने क्या किया था? डिस्कस किया था 4 टू द पावर n अगर ये नंबर है तो क्या ये कभी डिजिट 0 से एंड होगा? आंसर क्या था? नो, क्योंकि इसमें 5 फैक्टर नहीं आ रहा है। 5 टू द पावर n अगर ये नंबर है तो क्या कभी वो डिजिट 0 से एंड होगा क्या? यस और नो? नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 5 टू द पावर n है तो इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 5 है, 2 नहीं है। तो 5 और 2 दोनों का कॉम्बिनेशन जब होगा तभी वो डिजिट 0 से एंड होगा। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे एलसीएम और एचसीएफ के, ठीक है। और इसमें एक रिलेशनशिप देखा था। क्या था वो रिलेशनशिप? याद है कि नहीं? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी कुछ एग्जांपल्स हमने एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चंस के किए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज की थी, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था। फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ निकालने थे टू नंबर्स के लिए, सेम फॉर थ्री नंबर्स। इसमें मैंने कुछ होमवर्क्स दिए थे, आई थिंक। कौन कौन से क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क? फर्स्ट और थर्ड। और उसके बाद ये सिंपल प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। ओके, आज की क्लास में हम थ्योरम 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जो है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी। क्या था कंक्लूजन? एक बार देख लेते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p एक प्राइम नंबर है, वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया था, 2 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 36, मतलब 2 36 को डिवाइड कर सकता है। और 36 को हम क्या बोल सकते हैं? 6 स्क्वायर। सो 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, सो 6 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 6 स्क्वायर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर ये होंगे। किसी भी नंबर के जो जो प्राइम फैक्टर है वो नंबर उन सभी से डिविजिबल होगा। और अगर स्क्वायर है मतलब वो प्राइम फैक्टर 2 बार आ रहे हैं, और स्क्वायर हटा देंगे तो वो प्राइम फैक्टर 1 बार आएगा, मतलब उससे डिविजिबल होगा। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम है आपकी बुक में, वो थ्योरम है इरैशनैलिटी पे बेस्ड। तो यहां पर इस प्रॉब्लम से या इस थ्योरम से, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। रूट टू इज इरैशनल। लिख लिया था आप लोगों ने ये क्वेश्चन? क्या लिखा था क्वेश्चन? एक बार देखो जल्दी से नोटबुक में। शो दैट रूट टू इज एन इरैशनल नंबर, ऐसा कुछ लिखा होगा शायद। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है। इसका जो प्रूफ है थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो ध्यान से सुनते समझते हुए लिखना है आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट लिखना, लेट अस कंसीडर कॉन्ट्ररी, लेट अस कंसीडर कॉन्ट्ररी that root 2 is a rational number। तो हमने कॉन्ट्ररी अज्यूम किया कि रूट 2 कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। लिख लिया सबने? ये जो मेथड है ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है पता है? उल्टा अज्यूम करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना फैक्ट जो है उसको। जैसे कि यहां पर रूट 2 को इरैशनल प्रूफ करना है तो उसका उल्टा हमने अज्यूम कर लिया। हमने क्या अज्यूम कर लिया? कि वो क्या है? रैशनल है। क्लियर हुआ ये चीज? अब इसके बाद अगर ये रैशनल है तो उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो कोई नंबर रैशनल होता है तो क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज? उसको p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो रूट 2 इज इक्वल्स टू p बाय क्यू।
सो रूट टू कैन बी रिटन एज p बाय q, अगर वो रैशनल है p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी हम ये मानते हैं कि ये p और q को प्राइम नंबर्स नहीं है। अच्छा, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, किसी को पता है क्या? करेक्ट। तो जिनको नहीं पता वो ना अपनी नोटबुक में कई इस पेज पे नहीं किसी दूसरे पेज पे ये नोट करके लिख लेना, नोट करके लिख लेना को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पहले मैं उसको डिफाइन कर लेता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं 15 और एक दूसरा नंबर लेता हूं 8। तो 15 क्या एक प्राइम नंबर है? नहीं। 8 एक प्राइम नंबर है? नो। लेकिन 15 और 8 दोनों के कोई कॉमन फैक्टर है क्या? दोनों किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं क्या? आंसर है नो। क्लियर ये चीज? तो ऐसे नंबर जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते उनको क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्लियर चीज? तो लिख लो, नंबर्स विच हैज नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर आर को प्राइम नंबर्स, आर को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते वो को प्राइम नंबर होते हैं। आप एग्जांपल के लिए ये दोनों लिख सकते हैं, 15 और 8 ये दोनों को प्राइम नंबर्स है। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? ओके, तो अभी हमने क्या अज्यूम किया कि रूट टू एक, क्या हुआ, क्या डिस्कशन हो रहा है? क्यों, बताओ। देखो मुझसे पूछ लिया करो जो भी डाउट है। देखो 15 एक प्राइम नंबर नहीं है, 8 एक प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन इन दोनों का जो पेयर है, इन पेयर को हम को प्राइम नंबर बोलेंगे क्योंकि दोनों के कॉमन फैक्टर नहीं। प्राइम और को प्राइम इन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो खुद से और वन से डिविजिबल होते हैं, जैसे कि 7 हो गया, 17 हो गया, ये सारे प्राइम है। लेकिन को प्राइम जो होते हैं वो पेयर को बोला जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों का जो पेयर है, ये इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि 8 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 इंटू 5। तो इसलिए इनको को प्राइम नंबर बोला जाता है। क्लियर ये चीज, आराध्य? ठीक है, सो यहां पर हमने क्या अज्यूम किया कि रूट टू एक रैशनल नंबर है और इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहां पर हम ये कंसीडर करते हैं p एंड q हैज ए कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एंड दे आर नॉन को प्राइम नंबर्स। तो अभी हम यहां पर ये कंसीडर कर रहे हैं कि p और q के एक कॉमन फैक्टर है और वो दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। जैसे कि अगर मैं 15 और 24 की बात करूं, 15 और 24 क्या ये को प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों नहीं है को प्राइम नंबर? क्योंकि दोनों किससे डिवाइड हो सकते हैं? 3 से। तो यहां पर भी p और q हम अज्यूम करें कि वो नॉन को प्राइम नंबर है और जो दोनों एक फिक्स नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 और 3 8 जा 24, मतलब 5/8 आएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। समझ में आया कि नहीं ये चीज? तो यहां पर हमने जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग अभी ये दोनों आपस में कट सकते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑन सिंप्लीफाइंग, ऑन सिंप्लीफाइंग लेट रूट टू is equals to a by b where a and b are co-prime, where a and b are co-prime। तो जैसे हमने यहां पर पहले एग्जांपल लिया था 15/24 के फॉर्म में था, जब हमने उसको सिंप्लीफाई किया तो 5/8 के फॉर्म में आ गया और अब ये को प्राइम नंबर है ए और बी, मतलब आगे ये नहीं कटेगा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, इसका मतलब इट मींस, it means A and B has no common factor, no common factor
अदर देन वन, अदर देन वन, इसका मतलब है ए और बी के बीच में और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, जैसे कि यहां पर हमने जो एग्जांपल देखा उसमें था। यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब इसके बाद आगे ध्यान देना। हम्म, इसके बाद आगे ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी देख के बताओ। ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2 बी, यही हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दो, ए इज इक्वल टू √2 बी, ए इज इक्वल्स टू √2 बी। अब इस रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर। ठीक है, ये भी लिख लो। यहां तक क्लियर सबको? अच्छा, अब ये देखो ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर दिख रहा है ना, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर किससे किससे डिवाइड हो सकता है? तो आंसर है जो जो उसके फैक्टर है उन सब से। तो ए स्क्वायर के फैक्टर क्या है, 2 है और बी है, समझ रहे हो कि नहीं? तो ए स्क्वायर किससे किससे डिविजिबल है, 2 से और बी से। क्लियर ये चीज? सो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। देख लिया? अब देखो, जस्ट प्रीवियस थ्योरम में हमने क्या डिस्कस किया था, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, तो स्क्वायर हटा दे तो भी वो उस नंबर से डिविजिबल होगा। यही था ना, P डिवाइड्स ए स्क्वायर, P डिवाइड्स ए, यही मतलब था। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो 2 किसको डिवाइड कर सकता है, ए को। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, ए इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय 2, ये भी लिख देंगे। यहां तक क्लियर सबको? ए 2 से डिविजिबल है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ए 2 से डिविजिबल है, तो ए का जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो उसमें 2 आएगा। कोई भी ऐसे नंबर बताओ जो 2 से डिविजिबल होते हैं, बोलते जाओ जल्दी से, कोई भी नंबर। 4, 6, 8, 10, 12, 14, बहुत सारे। तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 4, या 2 × 2 × 2, 2 × 5, 2 × 6, 2 × 7। तो जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल है, उसमें एक फैक्टर 2 आएगा ही। समझ गए ना ये चीज? इसका मतलब ए अगर 2 से डिविजिबल है, तो ए का एक फैक्टर क्या होगा, 2। क्लियर ये चीज सबको? तो हम क्या लिख देंगे इसके बाद, a इज इक्वल टू 2c, a इज इक्वल टू 2 × c। मतलब 2 एक फैक्टर है, c कोई भी दूसरा फैक्टर है, पता नहीं। जैसे मान लो a 14 है, तो ये क्या होगा, 2 × 7। अगर मान लो a की वैल्यू 10 है, तो ये क्या होगा, 2 × 5। तो c कुछ भी नंबर हो सकता है, लेकिन एक फैक्टर तो 2 है। ये चीज सबको क्लियर? अब इसको हम इक्वेशंस मार्क करेंगे, ध्यान देना, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, और इसको अब हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, 1 और 2। अब a की वैल्यू जो यहां पर हमने लिखी है, a इज इक्वल टू 2c, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं a की जगह पे। देख रहे हो ना, क्या पुट करें, a की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 2c। तो क्या हो जाएगा, ये 2c और होल स्क्वायर है, इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा बोलो, 2b स्क्वायर, जैसा है वैसे ही होगा, कोई चेंज नहीं होगा। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4c² इज इक्वल टू 2b²। अब ये 2 इधर जाएगा तो अपॉन में हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 जा और ये 2 2 जा, ऐसा कट जाएगा ना। तो इसका मतलब b² की वैल्यू क्या मिल गई तुम लोगों को, 2c²। समझ में आया ये चीज? इसका मतलब b² किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से। क्लियर हुआ है कि नहीं ये चीज? जैसा हमने यहां पर देखा था, a² इज इक्वल टू क्या आया था, 2b²। तो हमने क्या बोला, a² किससे डिविजिबल है, 2 से। वैसे ही b² किससे डिविजिबल है, 2 से। तो यहां पर हम लिखेंगे b² इज डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, लिख लिया यहां तक?
बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। अब इसके जस्ट पहले वाला जो थ्योरम था, थ्योरम 1.2, वो क्या बोलता था? अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या होगा? कौन 2 से? बी भी 2 से डिविजिबल होगा। क्लियर? सो हम क्या लिखेंगे? इंप्लाइज बी इज ऑल्सो डिविजिबल डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब बी भी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यहां तक का स्टेटमेंट हो गया? क्लियर? लिख लिया क्या? चलो ठीक है, अभी इसको समराइज करेंगे तब क्लियर होगा। देखना इधर, अब ये दो स्टेटमेंट को देखो। ये वाली स्टेटमेंट तुम लोगों ने क्या लिखा? तीन स्टेटमेंट को देखो। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट तुम लोगों ने क्या लिखा है? पढ़ो उसको। ए इज डिविजिबल बाय 2, मतलब ए 2 से डिवाइड हो सकता है। ये तुम लोगों ने क्या लिखा है? बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, मतलब बी भी 2 से डिवाइड हो सकता है। और ये तुम लोगों ने क्या लिखा है? ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां पर आप बोल रहे हो कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, दोनों किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन यहां बोल रहे हो ये 2 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो यहां एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। यहां वाली स्टेटमेंट बोल रही कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और ये दोनों स्टेटमेंट क्या बोल रही? 2 उसका क्या है? कॉमन फैक्टर है। क्लियर हुआ ये चीज? तो ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आ रहा है? ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आने का रीजन है क्योंकि हमने इनिशियली जो अपना अजम्पशन किया था, क्या अजम्पशन किया था? कि √2 कैसा नंबर है? वो रैशनल। वो गलत था, हमारा अजम्पशन गलत था। इसलिए ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? हमारा अजम्पशन गलत था, तो उसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। तो हमारा अजम्पशन ये था कि रैशनल है, तो उसका अपोजिट स्टेटमेंट क्या होगा? इररेशनल। तो प्रूफ हो जाएगा कि वो क्या है? इररेशनल। ठीक है, इसके बाद आपको थोड़े स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। लिखो, इसके बाद यहां तक हो गया। इसके बाद लिखोगे which means which means which means A and B has a common factor, a common factor 2, which means A and B has a common factor 2, which contradicts the fact, contradicts the fact that A and B has no common factor, no common factor. Full stop. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption, due to our incorrect assumption that √2 is rational, that √2 is rational. Hence we conclude that √2 is an irrational number, irrational number. हाँ, अभी ऐसी सिचुएशन होगी कि 70 to 80% लोगों को इसका प्रूफ समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा, है ना, कि कैसे करना है। तो लिख लो, फिर उसके बाद मैं बताता हूं दूसरे तरीके से इसको। लिख लिया सबने? अच्छा ये बताओ, शोले मूवी किसने किसने देखी है? हाथ उठा। सबने देखी होगी शोले मूवी। ठीक है, उसमें मौसी का कैरेक्टर याद है कि नहीं? याद है? वो मौसी की बेटी कौन रहती है? हेमा मालिनी। ऐसे ही था ना? ठीक है,
तो एक वो सीन याद है कि नहीं, जब अमिताभ बच्चन जाता है धर्मेंद्र की शादी की बात करने के लिए, तो क्या बोलता है वो? क्या नाम रहता है उसका? जय रहता है, वीरू रहता है? जय किसका नाम रहता है? अमिताभ बच्चन का जय। और धर्मेंद्र का नाम क्या रहता है? वीरू। तो क्या बोलता है उसको? वीरू बहुत अच्छा लड़का है। बस क्या है, थोड़ी थोड़ी बुराइयां उसके अंदर। फिर उसके सबसे पहली बात क्या बोलता है वो? जुआ खेलता है। फिर जुआ खेलने का फिर अगला क्या बोलता है? इधर जाता है, ये काम करता है, वो काम करता है, ऐसे करते करते उसकी क्या करता है? बुराइयां गिनाता है। तो हमारा जो ये अप्रोच है ना, ये वैसे ही है। सबसे पहले हम क्या बोल देते हैं? नहीं, ये एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। ठीक है, फिर हम बोलते हैं इसमें क्या है? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है ए और बी के बीच में। फिर धीरे धीरे करके क्या आ जाता है हमारे पास? एक कॉमन फैक्टर आ जाता है। मतलब क्या है, हम धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं, उसकी गलतियां निकाल रहे हैं, और लास्ट में जाके क्या कंक्लूड कर देते हैं कि ये सारी रीजंस की वजह से हम क्या बोलेंगे? ये रैशनल नहीं, ये कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। तो बस वहां पर भी वो कॉन्ट्रडिक्शन अप्रोच है। वो बोल तो रहा है कि वो अच्छा है, लेकिन क्या गिना रहा है? उसकी बुराइयां। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो बिना बोले समझ में आ जाता है कि वो बुरा लड़का है। उसी तरीके से यहां पर भी सेम अप्रोच यूज हो रही है। हम इनिशियली क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो कैसा नंबर है? रैशनल। रैशनल नंबर है, मतलब उस किसको उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू। सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? ए बाय बी। ए और बी में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ये बेंचमार्क हो गया रैशनल के लिए। लेकिन अब हम जब इसको आगे सिंप्लीफाई करना चालू करते हैं, तो हमको ये दिखता है कि ए और बी दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। मतलब दोनों में एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है, जो हमारे अजम्पशन को और हमारे रिजल्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। समझ में? तो मैंने यही लिखा है, विच मीन्स ए एंड बी हैज ए कॉमन फैक्टर 2, which contradicts the fact that A and B has no common factor। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट आया था नो कॉमन फैक्टर, उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब वही होता है। ठीक है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन। ये कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए आया क्योंकि हमने पहले अज्यूम गलत किया था। और हमने अज्यूम क्या किया था? कि वो कैसा नंबर है? रैशनल। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि वो कैसा नंबर होगा? इरैशनल नंबर। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये ओवरऑल अप्रोच है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। अब देखो, अगर आपको √3 को इरैशनल प्रूव करना है, तो क्या चेंजेस होगा? सारा प्रोसेस एक जैसा होगा। यहां जो आपका 2 आ रहा था, उसकी जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और कोई चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आई ये चीज? चलो एक बार इसको सॉल्व करके देखो, √3 वाला क्वेश्चन लिखना। प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर। ऑनलाइन में सारे बच्चों को क्लियर है क्या? एक बार बताओ जल्दी से। यस सर। ओके। यस सर। और अनूप, हर्षित, तुम दोनों अटेंड कर रहे हो क्लासेस? यस सर। कौन सा पहला स्टेटमेंट? ये क्योंकि देखो मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था ना अभी से थोड़ी देर पहले। मैंने एग्जांपल क्या लिया था? जैसे मान लो 15/28 कोई नंबर है। ठीक है, इसके बाद हमने इसको काट दिया। 3 से 3 5 जा 15, 3 8 जा 24, तो ये कितना आ गया? 5/8। और ये जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका। तो हमने ये किया, मान लो पी बाय क्यू था, वो बाद में किसी से कट गया। कटने के बाद ए बाय बी आ गया, और ए और बी ऑन सिंप्लीफाइंग, ये लिखा है ना मैंने, ऑन सिंप्लीफाइंग। सिंप्लीफाई किया मतलब कट किया। और उसके बाद ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर है, मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं। हाँ, ऑन सिंप्लीफाइंग लिख सकते हैं, चलेगा। क्योंकि ये अननोन नंबर्स है ना, इसलिए मैंने लेट ए बाय बी लिख दिया। ठीक है, हाँ, ये स्टेटमेंट पूरा एज इट इज याद करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा आपको अपने आंसर्स को। ठीक है, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है, पक्का आता है, पक्का एकदम श्योर है, कई सालों से आ रहा है। ठीक है, पिछले बार सैंपल पेपर में सीबीएसई ने दिया था 3 मार्क्स के लिए, और फाइनल एग्जाम में भी सेम क्वेश्चन दिया था 3 मार्क्स के लिए। और उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, आपको याद करने की जरूरत नहीं। और अगर कई बार करने पे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका ये स्टेटमेंट याद कर लो। खाली 2 की जगह 3, 3 की जगह 5, बस ये चेंजेस होंगे।
जिनका हो गया वो √3 के लिए स्टार्ट करो ये प्रोसेस, और बोर्ड पे देखने की जरूरत ना पड़े ये कोशिश करना। रैशनल है तो उसको क्या देगा, p/q लेगा। ठीक है, p/q अभी भी कॉमन फैक्टर है उनके पास, तो कटेंगे मतलब सिंपलीफाई होगा। सिंपलीफाई होने के बाद वो बन जाएगा a/, और a/b को क्या ले लेगा 2/। यहाँ तक समझ में आया तेरे पास? फिर उसके b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तेरा √3b, a इज इक्वल टू 3b। अब क्या करेगा, स्क्वायरिंग दोनों तरफ, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। इसका मतलब a स्क्वायर किससे डिवाइड हो सकता है 3 से, तो a भी किससे डिवाइड हो सकता है 3 से, तो a को क्या ले लेगा 3c ले लेगा, समझेंगे। फिर उसके बाद a की जगह पे 3c पुट करेगा। यहाँ तक का प्रोसेस का इक्वेशन तक का, फिर उसके बाद बताऊंगा। यहाँ पर अभी हम स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है 3, और ये आ जाएगा 20। ये कुछ डाउट तो पूछो, आगे देखते हैं। क्या है बन रहा है और मेरा स्क्वायर स्क्वायर ही करना है। a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 3b स्क्वायर। हाँ सॉरी, समझे, it contradicts our assumption that is rational, hence we conclude that assumption that is rational is higher probability। ठीक है, लेकिन it contradicts our assumption that √3 is irrational। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा assumption क्या था कि √3 irrational, लेकिन एक्चुअली हमने assumption क्या किया कि √3 irrational है। यहाँ तो उल्टा लिख रहा है, it contradicts our assumption that √3 is rational, hence we conclude that it is irrational। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछो, लेकिन ये करना है, ये आता ही है। अगर हो गया ठीक है, अर्जुन हो गया क्या, काव्य हो गया, क्या प्रणव, ओके राधिका हो गया। अच्छा देखो क्या क्या चीजें चेंजेस होंगी, एक बार शॉर्ट में बताता हूं, ठीक है। √3 वाला क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे शॉर्ट में, इधर देख लेना। तो ये आपका एग्जाम्पल 5 में सेम क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट √3 इज इररेशनल, ठीक है। अब आप लोगों ने स्टार्ट किया को देखते जाओ एक बार क्या क्या लिखा है। सबसे पहला लिखोगे लेट अस अज्यूम कॉन्ट्ररी दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। एक स्टेटमेंट लिखोगे कि √3 कैसा है, रैशनल है। रैशनल है तो √3 को क्या लिख दोगे, √3 इज इक्वल टू p/q, ये हो जाएगा, ठीक है। रैशनल माना मतलब p/q। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब p और q को काटेंगे कॉमन फैक्टर से। तो ऑन सिंप्लीफाइंग
ऑन सिंप्लीफाइंग √3 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा a बाय b, कट गया पूरा, a बाय b बचा, और a और b आगे नहीं कट सकते, मतलब a और b कौन से नंबर हो गए, को प्राइम नंबर हो गए, ऐसा कर दिया होगा। फिर उसके बाद ये b को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3b इज इक्वल टू क्या आ गया, a, स्क्वायरिंग करोगे फिर दोनों तरफ जैसे पिछले बार किया था तो क्या आ जाएगा, 3b² इज इक्वल टू a²। इसका मतलब a² इज डिविजिबल बाय a² इज डिविजिबल बाय 3, a² इज डिविजिबल बाय 3, तो a भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, इसका मतलब a का जो एक फैक्टर है वो क्या है, 3 है, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, 3c लिख सकते हैं। फिर ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 काउंट होगा और ये वाला इक्वेशन नंबर 2 काउंट होगा। इक्वेशन 1 में a की जगह पे ये वैल्यू रख दोगे, जब ये वैल्यू रखोगे तो 3b² इज इक्वल्स टू, राइट साइड में a की जगह पे 3c आया तो 3c का होल स्क्वायर, सो 3b² इज इक्वल टू 9c²। यहां से 3 1 जा 3 3 जा 9, ये कट गया, तो b² इज इक्वल टू क्या हो गया, 3c²। कितने लोगों ने यहां तक कर लिया था, यहां तक हो गया? ओके, इसका मतलब b² किससे डिविजिबल है, 3 से, तो अब आप लिखोगे b² इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब b भी 3 से डिविजिबल होगा, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब ये दोनों स्टेटमेंट b इज डिविजिबल बाय 3, a इज डिविजिबल बाय 3 हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि a और b में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम है। सो अब आप लिखोगे ये स्टेटमेंट which means a and b has a common factor 3, but it contradicts our fact that a and b has no common factor. This contradiction has arisen due to our incorrect assumption that it is a rational number, so we conclude it is an irrational number. Last वाला statement ही बस हो सकता है ज्यादा problematic लगे आप लोगों को, उसको थोड़ा सा याद कर लेना, क्योंकि सेम एज इट इज आपको सारे क्वेश्चंस में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, हटा दो उसको फिर मैं। ओके ये क्वेश्चन मैं डेफिनेटली टेस्ट में दूंगा, हो सकता है √2 दूं, √3 दूं, √5 दूं, कुछ भी दे सकता हूं, तो ध्यान में रखना इसको। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाते नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स पे यहां पर ध्यान देना। क्या लिखा है, शो दैट 5 माइनस √3 इज इरैशनल। अब सिंपली √3 को तो हमने इरैशनल प्रूफ कर दिया था, अब अगर 5 + 5 - 5 × √3 ऐसा आए तो कैसे इरैशनल प्रूफ करना है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। सबसे पहला स्टेटमेंट वैसे ही होगा, लेट अस अज्यूम कॉन्ट्ररी दैट इट इज रैशनल। सबसे पहले हम उसको क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे। रैशनल मानेंगे तो मतलब उस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q, काटेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो कट के क्या हो जाएगा, वो a/b, तो ये इस फॉर्म में आ गया। समझ में आई ये चीज? अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद ऐसे सिंप्लीफाई करना कि √3 एक तरफ हो जाए, बाकी सब दूसरी तरफ हो जाए। समझ रहे, √3 को एक तरफ अकेला छोड़ दो, तो उसके लिए क्या करोगे, ये जो -√3 इसको इधर शिफ्ट कर दोगे और a/b को इस तरफ शिफ्ट कर दोगे। समझ गए? तो क्या हो जाएगा इधर पे, 5 - a/b, भाई ये इधर गया ट्रांसपोज हुआ है तो माइनस होगा ना अभी, और ये -√3 उधर गया तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू +√3। क्लियर हुआ यहां तक सब चीज? अब क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, b, ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 5b - a इज इक्वल टू क्या आ गया, √3। समझ में आया ये चीज? तो ये काम हो जाएगा। क्या करना है, जो भी नंबर है उसको a/b लेना, फिर उसके बाद ऐसे शिफ्टिंग करना कि रूट वाला नंबर एक तरफ अकेले छूट जाए, बाकी सारे नंबर दूसरे तरफ आ जाए। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद आप क्या बोलोगे कि देखो a और b ये इंटीजर है। इंटीजर मतलब कौन से नंबर, 1 2 3 4 5। इंटीजर को अगर आपस में मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो, इंटीजर ही में मिलते हैं। समझ रहे हो ना? 4 - 5 क्या होगा, 4 - 5 - 1 इंटीजर। तो इंटीजर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारा इंटीजर होता है। इसका मतलब न्यूमरेटर कौन सा नंबर होगा, इंटीजर, डिनोमिनेटर कौन सा नंबर होगा, इंटीजर। तो ये इंटीजर अपॉन इंटीजर मतलब कौन सा नंबर हो गया, ये रैशनल नंबर।
रैशनल नंबर की कंडीशन क्या होती है? पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। समझ रहे हो ना? तो ये रैशनल नंबर हो गया। लेकिन राइट साइड में जो √3 है वो कौन सा नंबर है? इरैशनल। तो ये दोनों आपस में बराबर तो हो नहीं सकते। समझ गए ना? ये बराबर नहीं हो सकते क्योंकि हमको पता है √3 कैसा है? इरैशनल है। लेकिन बराबर आ गए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमारा अजम्पशन गलत था। हमारा अजम्पशन क्या था? ये कौन सा नंबर है? रैशनल। तो हम क्या बोलेंगे? ये कौन सा नंबर होगा? इरैशनल। ठीक है? तो देखो पूरा फ्लो कैसे होने वाला है, यहां पर ध्यान देना। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। सबसे पहले देखो हमने कॉन्ट्ररी अज्यूम किया, मतलब उल्टा अज्यूम कर लिया कि ये कौन सा नंबर है? रैशनल। फिर हमने सिंप्लीफाई करके ना एक तरफ √3 रखा, बाकी तरफ पूरे दूसरे नंबर रख दी। इस तरह से √3 इज इक्वल टू इतना। ठीक है? फिर हमने क्या बोला कि ये वाला जो नंबर है 5 माइनस a बाय b, ये तो रैशनल नंबर है, लेकिन √3 कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर है। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आया? क्योंकि हमारा इनिशियल अजम्पशन कैसा था? इनकरेक्ट था। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। तो हम क्या बोलेंगे? ये नंबर कैसा होगा? इरैशनल नंबर होगा। स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे। क्लियर? चलो एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ ये काम करते हैं। ये एग्जाम्पल 7 है, इसको बाद में देख लेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का नई बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, तो ये तो बन जाएगा √2 √3 जैसा। ठीक है? तो ये होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं। फिर उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? प्रूव दैट ये नंबर कैसा है? इरैशनल। ठीक है? मेरे साथ में करते हुए चलना। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे? लेट अस कंसीडर क्या लिखेंगे इसके अंदर? कॉन्ट्ररी दैट 3 plus √5 is a rational number। लिख लिया सबने ये? तो हमने कॉन्ट्ररी अज्यूम करके इसको रैशनल नंबर लिख दिया। अब ये रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? P बाय Q, और उसके काट के वो क्या हो जाता है? A बाय B। तो मैं सीधा वो स्टेप को स्किप कर देता हूं और A बाय B वाले स्टेप पे आ जाता हूं। ठीक है? तो 3 + 2 √5 इज इक्वल टू A बाय B। और यहां A और B को हम कौन से नंबर लेते हैं? को प्राइम, वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर। क्लियर यहां तक सबको? को प्राइम नंबर है मतलब इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये भी लिख देता हूं, A एंड B हैज नो कॉमन फैक्टर। ठीक है? हाँ, इसके बाद अब क्या करना था? मैंने क्या बताया था? क्या करना है? शिफ्ट करना है कि √5 एक तरफ छूट जाए, बाकी सारे दूसरी तरफ आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले तो इस 3 को उधर भेज देंगे, है ना? 3 उधर जाएगा तो यहां पर बच गया 2 √5, और राइट साइड में क्या हो गया? A बाय B -3। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब उसके बाद एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे इधर पे तो B आ जाएगा एलसीएम, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? A -3B। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है? अब क्या आ गया आपके पास? 2 √5 इज इक्वल टू A -3B अपॉन B। अब क्या करें? अब इस 2 को उठा के उधर फेंको नीचे, ये इधर आ गया। तो लेफ्ट साइड पे क्या बच गया? √5। राइट साइड पे क्या बच गया? A -3B अपॉन 2B। ठीक है? ये आ गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है, तो मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है? अब उसके बाद आता है स्टेटमेंट लिखने वाला पार्ट। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट? हाँ, लिखना है ना भाई इसके बाद। लिखा हुआ है 3 नंबर्स के लिए। ओके, ठीक है। तो यहां तक आने के बाद हम क्या लिखेंगे? A -3B अपॉन 2B is a rational number, but √5 is an irrational number.
irrational number. So they can't be equal. They cannot be equal. फिर वही स्टेटमेंट, this contradiction has arisen due to our incorrect assumption, our wrong assumption. Incorrect assumption that 3 plus 2 root 5 is rational. देखो यहां पर क्या लिखता हूं, ड्यू टू अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट दिस, हमारा अजम्पशन क्या था कि ये क्या है, रैशनल. फिर लास्ट में लिखेंगे हेंस वी कंक्लूड दैट 3 plus 2 root 5 is an irrational number. समझ में आई ये? अच्छा ये बताओ कितने बच्चों के स्कूल में ये वाला टॉपिक हो चुका है? किसी के में नहीं हुआ? तुम्हारे स्कूल में हो, तुम लोगों के में हुआ है? ओके ठीक है. ये इररेशनैलिटी प्रूफ करने वाला. अच्छा ये एक और बात मैं बता दूं, कई बार क्या होता है ना, जैसे हमने यहां पर क्या लिख दिया, देखो रूट 5 इज इररेशनल नंबर, हमने डायरेक्टली लिख दिया रूट 5 इररेशनल नंबर है. कई बार इसको प्रूफ करना भी पड़ सकता है. अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये सेम क्वेश्चन तुम लोगों को 5 मार्क्स के लिए दे दिया तो तुम लोग इसके बाद क्या करोगे पता है, ये रूट 5 को इररेशनल प्रूफ करोगे. कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे हमने पहले किया था, याद आया ना? रूट 5 को क्या लेंगे, a बाय बी लेके फिर उसको स्क्वायरिंग करके जैसा किया था, तो उससे सॉल्यूशन और बड़ा हो जाता है. तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. 3 मार्क्स के लिए तो इतना सॉल्यूशन सफिशिएंट है, बट 5 मार्क्स के लिए आता है तो उसको सेपरेटली आपको और आगे प्रूफ करना पड़ेगा. ठीक है, ओके. तो हटा दो फिर इस क्वेश्चन को. हो गया तो सबका? हाँ लिख लो. ऑनलाइन में सबको क्लियर है क्या? एक बार एक्नॉलेज करो जल्दी से. Yes, sir. ओके Yes. ओके. ठीक है. इसके बाद देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चंस बच गए? बस इतने ही क्वेश्चन है. ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है आपकी ओवरऑल एक्सरसाइज में. तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 एक्सरसाइज का. इररेशनल प्रूफ करना है, 1/√2 को इररेशनल प्रूफ करना है. हो जाएगा? क्या करोगे सबसे पहले, उसको रैशनल अज्यूम करोगे. फिर क्या लिखोगे, 1/√2 इज इक्वल टू a upon b where a and b are co-prime number, they have no common factor other than 1, ऐसा लिख दोगे. फिर उसके बाद क्या करेंगे, √2 एक तरफ और बाकी पूरा दूसरी तरफ. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. मतलब √2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, b इधर जाएगा, a इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये b अपॉन a इज इक्वल टू √2. फिर आप ये बोलोगे कि b और a क्या है, इंटीजर है, मतलब ये क्या हो गया, रैशनल. ये कौन सा नंबर है, इररेशनल. और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकते. अगर इक्वल आ रहे हैं मतलब हमारा अजम्पशन गलत था, इसलिए हम क्या बोल देंगे, ये कौन सा नंबर होगा, इररेशनल नंबर. वैसे ही इस वाले पार्ट को भी कर लोगे ना. ठीक है, ये सारा का सारा आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आता है और मैं टेस्ट में दूंगा. अब एक काम करते हैं, हम लोग कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कर लेते हैं आप लोगों के इस टॉपिक से, रियल नंबर से जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं. ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगा, आप लोगों को अभी सॉल्व करने पड़ेंगे. हटा दो, ये पूरा हो गया तो ओके.
जिससे पूछूंगा वो आंसर करना, ये बेटर है, नहीं तो सब एक साथ आंसर करेंगे पता नहीं चलेगा कौन कितना जानता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, 3.27 बार, 3.27 बार, ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंटीजर, बोलना मत जब तक मैं पूछूं नहीं। ऑप्शन बी रैशनल, ऑप्शन सी इरैशनल, ऑप्शन डी नेचुरल। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आंसर करना है। हाँ आदित्य बता, बैठ जा। प्रणव बता, श्रेयांश बता, हाँ अभिमन्यु। द आंसर इज रैशनल, ये रैशनल नंबर होंगे। ठीक है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा है? रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है ना, देखो ऊपर में क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है। तो जो रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो या टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन हो, दोनों किसके अंदर आता है? रैशनल नंबर। आप लोगों ने पिछले साल ऐसा किया था ना, 0.3 बार, इसको p बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाला क्वेश्चन, तो ये कितना जाता था? 1/3। तो जो भी नंबर p बाय क्यू के फॉर्म में आता है वो कैसा होता है? रैशनल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, आप लोग बताना क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। 129/2 स्क्वायर 5 to the power 7 into 7 to the power 5। यहां पर एक आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, ये जो नंबर है इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? 3 ऑप्शन है, पहला है टर्मिनेटिंग, दूसरा है रिपीटिंग, तीसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, हाँ बता अनुदेश। टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अभिमन्यु को पता है, 1 मिनट रुक जा। और कोई आंसर करेगा? अभिनव? हाँ काव्य बोल। नहीं पता? टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऑनलाइन में कोई बताएगा? हाँ बता अभी। नहीं, गलत है। क्यों? नहीं, सुन लो यहां पर ध्यान से, आप लोग बिना डिवाइड किए बता सकते हो कि डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा। सबसे पहला स्टेप क्या होता है पता है? इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब डिवाइड करके देख लो कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो ऊपर कौन सा नंबर है? 129। ठीक है, ये 3 से कट सकता है 129, लेकिन यहाँ नीचे 3 है क्या? नहीं है। क्या ये 7 से कट सकता है? एक बार देखो तो, 7 1 जा 7, और क्या बच जाएगा उसके बाद? 5 और 9 59, 7 से नहीं कट सकता, मतलब ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में और ये कट नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो बिना देखे कैसे, बिना डिवाइड किए कैसे निकालते हैं कि टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है। अगर तुम्हारे डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर आता है तो वो डेसिमल एक्सपांशन कैसा हुआ? रिपीटिंग। और अगर ये नहीं आता, सिर्फ 2 और 5 आता है, तो वो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। खत्म। और अगर इस फॉर्म में है, p बाय क्यू के फॉर्म में, तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किस में आता है? इरैशनल नंबर, √2 √3 वाले में। समझ गए कि नहीं ये चीज? मैं एक नंबर लिखता हूं, 24 15/24, इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग? बताओ देख के। क्या होगा, टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग? कौन डिसाइड करता है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर, है ना। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 3। तो 2 के अलावा कुछ और आया तो कौन सा हो जाएगा? रिपीटिंग। लेकिन उसके पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो, मतलब इसको काटो। किससे कटेंगे ये दोनों नंबर? 3 5 जा 15, 3 8 जा, तो 5 अपॉन क्या आ गया? 8, मतलब 5/2 क्यूब। तो डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। समझ गए ये चीज?
सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या 2 5 का कॉम्बिनेशन आए, तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा मिलेगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, 15/14 बताओ डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? क्यों टर्मिनेटिंग भाई? एक टर्मिनेटिंग बोलता है, बाकी सब लाइन से टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। क्यों रिपीटिंग बता? क्यों? 2 इंटू 7, क्योंकि 14 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 7। समझ गए ये लॉजिक? ठीक है, नेक्स्ट बताओ। 17/125 क्यों रिपीटिंग बता? ऐसा नहीं होगा ना भाई। ये 125 क्या होता है? 5 का क्यूब, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा इसका? टर्मिनेटिंग। एकदम सिंपल लॉजिक है। क्लियर हुआ कि नहीं ये चीज? चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बताना। 9/375 9/375 डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट। थोड़ा पेन वेन यूज कर लेना अगर ओरली नहीं हो रहा है तो। कैसे बता? तो सिर्फ 5 है, ये कैसे बता? 375 है ना, सिर्फ 5 थोड़ी ना है। 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, 525 से 5। ये प्राइम फैक्टर जब निकालोगे 375 का, तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 5 क्यूब। तो बताओ क्या होगा, टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग? टर्मिनेटिंग वाले कौन है अभी भी बताओ? क्यों है टर्मिनेटिंग बता? लेकिन क्या बोला मैंने? सिर्फ 5, सिर्फ 2 अगर आए तो। हाँ, क्या बोल रहा है? टर्मिनेटिंग की रिपीटिंग? इसका करेक्ट आंसर है टर्मिनेटिंग, लेकिन आंसर रीजन गलत था। हाँ बता। बिल्कुल सही। 9/3 इंटू 5 क्यूब। पहले 3 से कटेगा, 3 1 3 3 9, तो कितना आ जाएगा? 3/5 क्यूब। समझ में आया? तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया? सिर्फ 5। सिर्फ 5 आया, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? पहले काट दो, सिंप्लीफाई कर लो, फिर डिसाइड करो कि टर्मिनेटिंग होगा कि रिपीटिंग होगा। क्लियर हुआ ये चीज? चलो नेक्स्ट बताना मुझे। 5/300 डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? इतना जल्दी आंसर मत करो, थोड़ा सा करेक्ट आंसर पे ज्यादा फोकस करो। सबसे पहले क्या किया? जो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग का आंसर दे रहे हैं वो उन्होंने सबसे पहले क्या किया? सिंप्लीफाई किया। 5 1 5 6 30, तो ये कितना आ गया? 1/60। फिर 60 का प्राइम फैक्टर निकाला, तो क्या आया इसमें? आ, तो 60 का जब तुमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला तो 2² इंटू 3 इंटू 5 ये आया। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? ये रिपीटिंग। समझ गए ना? ओके चलो नेक्स्ट नंबर दे रहा हूं, बताना जल्दी से। 15/900 कितना आ जाएगा? 15 से डायरेक्टली कट कर दो। 15 1 15 6 तो कितना आ गया? 1/60। सेम, मतलब क्या हो जाएगा? ये रिपीटिंग। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं सबको? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन है इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटन इन द फॉर्म a इज इक्वल टू x रेज टू पावर 4 y रेज टू पावर 2 एंड b इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर 3 y। ठीक है, ये दो पॉजिटिव इंटीजर है a और b। क्वेश्चन है इनका LCM और HCF क्या होगा? अपना आंसर रेडी रखना, जिससे पूछूंगा वो बताना। ए और बी दो नंबर से एलसीएम और एचसीएफ आंसर करना है। ये y x की पावर 4, y की पावर 2, x की पावर 3, y की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है।
ठीक है, 1 मिनट, कौन बताएगा? अर्जुन बता, एलसीएम बता दे। x टू द पावर 4 इंटू वाई टू द पावर 2, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, और एचसीएफ बता, श्योर है? इंटू वाई, ये क्या हो जाएगा इनका एचसीएफ। किसी को कोई डाउट? ठीक है, दोनों में से कॉमन जो है उसकी छोटी पावर को लेते हैं एचसीएफ के लिए, और दोनों मिला के जितने भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं और जो बड़ी पावर आ रही है उनको लेते हैं एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। नाइन टू दी पावर n, ठीक है, यस और नो में बताना है, विल एंड विथ डिजिट 0 और नॉट? आंसर इज नो। रीजन? Yes, because it has only one prime factor, that is 3, and to end with 0 it requires 2 and 5. Okay, next question है, अच्छा ये वाला क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, इसको दे रहा हूं, चलो बताना, नोट कर लो। ठीक है, HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इन दोनों का HCF क्या होगा पूछ रहा है। ठीक है, HCF ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, कौन आंसर करने के लिए रेडी है? ठीक है, तेरे पास आंसर रेडी है? आंसर बताना मुझे, कैसे आएगा आंसर ये मत बताना, मुझे प्रोसीजर मत बताना, मुझे फाइनल आंसर चाहिए। नहीं, अच्छा, हाँ मार तुक्का। नहीं है, माइनस 3x प्लस 2 गलत। नहीं नहीं, तुम लोग गलत प्रोसीजर पे जा रहे हो। एक बात बताओ, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रूल क्या है? एचसीएफ का रूल क्या होता है? एचसीएफ मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो पहले फैक्टर चाहिए ना हमको, पहले इसके हमको फैक्टर चाहिए, तो उसके फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइज कैसे करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिट करके, याद आया? तो किस में स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? माइनस 2x माइनस एक्स में स्प्लिट होगा। तो क्या कॉमन आएगा? स्टैंडर्ड कौन कौन लेने वाले? स्टैंडर्ड। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन के लिए रेडी रहना भाई, ठीक है? तो x कॉमन निकलेगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर? x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन निकलेगा तो क्या आ जाएगा? x माइनस 2। तो x माइनस 2 एक फैक्टर होगा और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? x माइनस 1। ठीक है, तो दो फैक्टर आएंगे इसके, एक आ जाएगा x माइनस 2 और दूसरा क्या आ जाएगा? x माइनस 1। क्या ये क्लियर हुआ? अब इसमें आते, इसमें भी मिडिल टर्म स्प्लिट करते। एक्स स्क्वायर किस में स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? माइनस 3x माइनस एक्स में स्प्लिट होगा, क्या निकलेगा फर्स्ट पेयर से कॉमन? x, क्या बच जाएगा? x माइनस 3। यहां से माइनस 1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 3। तो दो फैक्टर बनेंगे, एक x माइनस 3, दूसरा x माइनस 1। तो यहां पर आ गए कॉमन फैक्टर x माइनस 3 एंड x माइनस 1। अब ये फैक्टराइजेशन हो गया। अब बताओ HCF क्या होगा? x माइनस 1, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। और अगर एलसीएम पूछा होता तो क्या आंसर होता? x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, ये हो जाता है इसका एलसीएम। समझ गए ना प्रोसेस क्या होगा? ठीक है, आगे हम
नेक्स्ट क्लास में, परसों मतलब, हम लोग मैथ्स का टेस्ट रखेंगे रियल नंबर्स का, ठीक है? तो प्रैक्टिस करके आना, मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भेजूंगा प्रैक्टिस के लिए, और इसी तरह के जैसे मैं पूछ रहा था, ठीक है?